आज हम सीखेंगे सबसे बेहतरीन करंट अफेयर्स। ये रहे सारे टॉपिक। इसके अलावा हम बहुत से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अगर आज मेरे साथ आप बने रहते हैं तो हम 28 मई के सबसे अच्छे चुनिंदा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स इंटरसेप्टर यूट्यूब चैनल। कौन सी ऐसी संस्था है जो प्रगति 2024 को ऑर्गेनाइज करा रही है? सारे नाम दिए गए हैं, CCRAS, CSIR, DRDO और इसरो। तो ये है हमारा CCRAS, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। प्रगति 2024 का उद्देश्य यह है कि CCRAS जो कि एक सरकारी संस्था है और आयुर्वेदा की जो ड्रग इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनमें हम कोऑपरेशन को बढ़ा सकें। इस इवेंट को 35 फार्मास्यूटिकल कंपनीज के CEOs अटेंड करेंगे, जिसमें हिमालय, इमामी, बैद्यनाथ, डाबर भी शामिल हैं। प्रगति का फुल फॉर्म है फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन। CCRAS मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। हाल ही में किसको नेशनल डिफेंस एकेडमी का कमांडेंट नियुक्त किया गया है? इसमें सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमांडेंट का मतलब है कि ये एनडीए के चीफ हैं, मतलब एनडीए के जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे होंगे वो वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह को बनाया गया है। आइए जानते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में। ज्वाइंट डिफेंस सर्विस है इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी। इसका मुख्यालय पुणे, महाराष्ट्र में है। 1949 में इसको स्थापित किया गया था। इसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। इसको बनाया गया था आउशिन लेख रिपोर्ट के अनुसार और हाल ही में ISO एक्ट को पास किया गया है जो कि एग्जिस्टेंस में आ गया था। आसान शब्दों में कहें तो ISO एक्ट के आने से थिएटराइजेशन में एक मदद मिलेगी। मैं थिएटराइजेशन अभी बताता हूं आपको। इसमें यह होगा कि कमांडर इन चीफ्स होंगे, जो ऑफिसर्स इन कमांड होंगे, वो तीनों सर्विसेज के पर्सनल्स पे एक डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रख पाएंगे, चाहे वो किसी भी डोमेन के हो, आर्मी के हो, नेवी के हो, एयरफोर्स के हो। थिएटराइजेशन का मतलब ये होता है कि एक खास ज्योग्राफिकल एरिया के लिए हम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ऐसी यूनिट बना दें जो एक साथ काम करती हूँ, बिल्कुल सिंक में काम करती हूँ। अभी भी काम करती हैं, लेकिन वो खास एरिया के लिए हम बनाते चले जाएंगे और उसको थिएटराइजेशन कहते हैं। इन प्रेजेंट में मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ अंडमान और निकोबार कमांड एक ही ट्राई सर्विसेज कमांड है जो ज्वाइंटली ऑपरेट करता है। हाल ही में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज किया गया था। इसमें कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। तो इसका उत्तर होगा केरला। केरला में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है और ये रिलीज किया गया था मोस्पी के द्वारा। मोस्पी का पूरा फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी किया है। मोस्पी क्या करता है? सर्वे करता है पूरे इंडिया में, डिफरेंट डोमेन्स में डेटा कलेक्शन करता है ताकि सरकार सही पॉलिसी सही लोगों तक पहुंचा सके। जनवरी से मार्च तक के समय में, जो कि पहला क्वार्टर होता है, उसमें केरला में बहुत ज्यादा बेरोजगारी पाई गई। अभ्यास ज्वाइंट स्वॉर्ड 2024A इसके द्वारा कंडक्ट किया गया। उत्तरी कोरिया, मैक्सिको, चाइना और अजरबैजान। चाइना द्वारा ज्वाइंट स्वॉर्ड एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया साउथ चाइना सी में। मैं इसका कारण बताता हूं क्यों एक्सरसाइज की गई। इसका एक बहुत बड़े कारण है। उसका उद्देश्य यह है कि पहले हाल ही में ताइवान ने अपने नए प्रेसिडेंट लाई चिंगते को नियुक्त किया। आप इनका नाम याद रखें। चाइना कहता है कि ताइवान उसकी टेरिटरी है, उसका हिस्से है, जबकि ताइवान कहता है कि मैं एक सेल्फ गवर्निंग एंटिटी हूं और उसके बहुत सारे नागरिक अपने आप स्वतंत्र देश मानते हैं। लेकिन चीन कहता है कि ताइवान मेरा हिस्सा है। ताइवान महज एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है, टेक्नोलॉजिकली भी डेवलप्ड है, इकोनॉमिकली भी डेवलप्ड है। चाइना ने हाल ही में बहुत सारे युद्ध वाले शिप भेजे थे, जेट्स भेजे थे ताइवान आइलैंड्स की तरफ। ये अभ्यास सिर्फ 2 दिन के लिए चला था, लेकिन इसमें उसकी घेराबंदी की गई थी। ताइवान विश्व के दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पास वो टेक्नोलॉजी है, वो एक्सपर्टीज है जो बाकी देशों के पास नहीं है। ताइवान विश्व का एक लीडर है। सेमीकंडक्टर की बात करें, चिप्स की बात करें, अगर आपके फोन में, लैपटॉप में, टीवी में, कंप्यूटर में, किसी भी चिप में जो भी चिप लगी है वो ताइवान से ही मैन्युफैक्चर की गई है। उसका नाम है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन। एडवांस मशीनरी वहां पे है जो शायद दुनिया में किसी और देश के पास नहीं है, और ये वहीं से चिप बन के पूरे देश में जाते हैं, पूरे विश्व में जाते हैं। अगर ताइवान पे हमला होता है या ताइवान पे कोई अटैक होता है, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन इंडस्ट्री डिसरप्ट हो जाएगी। तो एक बार फिर से एक्सरसाइज ज्वाइंट स्वॉर्ड 2024 से चाइना द्वारा कंडक्ट की गई थी ताइवान आइलैंड्स के आसपास। कौन सी यूनिवर्सिटी ने हाल ही में इलेक्ट्रिक सीमेंट बनाया है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, सिंगापुर, कैम्ब्रिज और न्यू साउथ वेल्स। तो ये बनाया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने। मैं आपको बताता हूं कि सीमेंट प्रोडक्शन से बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता, बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस होती हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक सीमेंट है ये बेसिकली एक रिसाइकल्ड सीमेंट है। मतलब अगर आप घरों को तोड़ देते हैं तो जो सीमेंट मिलता है उससे आप सीमेंट बना सकते हैं और उससे कुछ एमिशंस भी नहीं निकलेंगे। इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक सीमेंट कहते हैं। आसान शब्दों में कहें
सीमेंट क्या होता है? सीमेंट बेसिकली एक बाइंडर होता है, ये बांधता है चीजों को। और सीमेंट बना होता है लाइमस्टोन और क्ले, मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और सिलिका होती है क्ले, जो कि बालू या कंकड़ मिट्टी थोड़ी बहुत होती है। सीमेंट इंडस्ट्री जो कि बहुत ही क्रूशियल है किसी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विकास के लिए, GDP के लिए, लेकिन ये उसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस इमिट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड इतनी इमिट करती है, पूरे विश्व की हम कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस को अगर हम जोड़ लें तो ये तीसरे चौथे नंबर का एक देश बन जाएगा कि उतना कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है। सीमेंट प्रोडक्शन में चाइना नंबर 1 पे है, उसके बाद इंडिया, फिर वियतनाम, फिर यूनाइटेड स्टेट्स है। एक बेसिक केमिकल रिएक्शन होता है सीमेंट मेकिंग में, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट को जो हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड लाइम निकलता है, जिससे हम फर्दर सीमेंट बनाते हैं आगे चल के। लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, और ये गैस बहुत ही खतरनाक है। ये गैसेस क्या करती हैं कि वातावरण में सूर्य से आने वाली किरणों की गर्मियों को रोक लेती हैं धरती पे ही, और धरती गर्म होती जा रही है। इससे एयर कंडीशनर के यूज बढ़ेंगे, हमारे ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का टेम्परेचर बढ़ेगा, साइक्लोन्स आएंगे, समुद्र के अंदर वन्य कोरल ब्लीचिंग होगी। इलेक्ट्रिक सीमेंट बनाया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इसको प्राप्त करने के लिए रिसाइकल्ड सीमेंट का यूज किया। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 22, 29, 25, 27। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस दिन को आप प्लीज याद रखें। यह मनाया जाता है 25 मई को। इसका उद्देश्य है कि थायराइड की बीमारी के बारे में हम लोगों में जागरूकता फैलाएं, ताकि उसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट किया जा सके, उसका उपचार किया जा सके। इस साल का थीम रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस NCDs। थायराइड जो ग्रंथि होती है हमारे गले के पास में होती है, और ये इसका जो मुख्य काम होता है मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ के लिए होता है। लेकिन अगर ये अनियमित हो जाती है तो बहुत सारी परेशानी पैदा करती है, जैसे कि मोटापा हुआ। थायराइड डिजीज 2 प्रकार की होती है, एक होती है हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरी होती है हाइपरथायरॉयडिज्म। बहुत ज्यादा होता है। हाइपो में क्या होता है? थायराइड कम होती है। जब थायराइड ज्यादा होगा दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। तो 2 तरह के इसके वर्जन होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। एक बार फिर से विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। हाल ही में राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को देखा गया था। उनकी संख्या कितनी थी? 50, 60, 64 और 67। तो उनकी संख्या थी 64। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक्सटिंक्शन के कगार पे है, ये विलुप्त होने के कगार पे है। इनकी जनसंख्या इतनी कम हो गई है, ये पूरी दुनिया में मात्र 150 से कम ही पाए जाते हैं, जिसमें से 64 अभी हाल ही में राजस्थान में देखे गए हैं। इनमें रिप्रोडक्टिव रेट बहुत कम होता है। इनके विलुप्त का मुख्य कारण है कि हाई पावर ट्रैक्टर केबल्स में जाके फंस जाते हैं और उनकी वहां पे मृत्यु हो जाती है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में डाल दिए गए हैं, मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब बहुत अत्यधिक विलुप्त के कगार पे हैं। अगर थोड़ा सा भी इनको दिक्कत और हुई तो ये पूरी तरीके से दुनिया से मिट जाएंगे और इनको वापस लाना असंभव होगा। राजस्थान सरकार ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लॉन्च किया था, और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जहां पे डेजर्ट नेशनल पार्क है, जो वेस्ट राजस्थान में है, वहां पे इसको ऑब्जर्व किया गया था और 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स ऑब्जर्व किए गए थे। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान के जैसलमेर के पास में बारमर डिस्ट्रिक्ट में है। हाल ही में किसको लिथुआनिया का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट ऑप्शन है गितानोस नाउसेदा। लिथुआनिया यूरोप में कंट्री है और उसकी जो कैपिटल है वो है विल्नियस। ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है और इसकी करेंसी है यूरो। तो एक बार फिर से गितानोस नाउसेदा को लिथुआनिया का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड नेशंस ने हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ मार्खोर किस दिन को बनाए जाने की बात कही है। ये सारे डेट्स दिए गए हैं। मार्खोर बेसिकली एक जानवर है, दक्षिणी एशिया में पाया जाता है, खासकर अफगानिस्तान में, इंडिया में, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान में पाया जाता है। ये भी एक इंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्शन की कगार पे है, विलुप्त की कगार पे है। ये बकरी जैसा दिखता है, लेकिन जो उसकी सींगें होती हैं कुछ इस प्रकार से होती हैं, यहाँ पे ट्विस्टेड होती हैं, मतलब मुड़ी हुई होती है, ऐठी हुई सींगें होती हैं। अगर ये इसका हेड है तो इसकी सींगें कुछ बहुत बड़ी बड़ी होती। और यूएन ने 24 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मार्खोर बनाने की बात कही है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक ताकि आपको टाइमली वीडियोस मिलती रहे। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन करंट अफेयर्स प्रतिदिन लाता रहूं, सबसे चुनिंदा क्वेश्चंस प्रतिदिन लाता रहूं। हाल ही में विश्व के दूसरे सबसे हाईएस्ट पेड CEO कौन बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? सत्या नडेला, जेफ बेजोस, निकेश अरोड़ा और मनु कुमार जैन। आप 2 सेकंड पॉज लेके इसका आंसर देने की कोशिश करिए। इसका सही उत्तर है निकेश अरोड़ा। निकेश अरोड़ा जो इस समय CEO हैं पालो अल्टो नेटवर्क्स। ये एक कंपनी है जो कि कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है। उनका पैकेज है 151.43 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि दूसरा सबसे हाईएस्ट पैकेज है। पालो अल्टो नेटवर्क एक कंपनी है जो नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी और सिस्टम सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है
ये इंटरप्राइज सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। मैं बताता हूँ ये क्या है। मान लीजिए आपका कोई बड़ा बिजनेस है, इंटरनेट बैंकिंग सर्विस है, तो आप उसको बेहतरीन तरीके से सुरक्षित मेंटेन रखना चाहिए ताकि ग्राहकों का पैसा गायब ना हो। डेटा सेंटर है आपका, वही ऑनलाइन इंटरनेट बहुत बड़ा बिजनेस है, क्लाउड स्टोरेज बिजनेस है, तो आप उसको सुरक्षित रखना चाहेंगे ताकि उस पर हैकर्स हमला न कर सके, या उसका डेटा आप सुरक्षित रखना चाहेंगे, तो उस लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ये पालो अल्टो नेटवर्क्स। विश्व के, मैं आपको साथ साथ बता देता हूं कि विश्व के सबसे हाईएस्ट पेड जो सीईओ हैं ये हैं हॉक 10। ये ब्रॉडकॉम एक कंपनी है, उसमें काम करते हैं, और इनकी जो सैलरी है 161.826 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ये दुनिया के सबसे हाईएस्ट पेड सीईओ हैं और इनकी कंपनी का नाम है ब्रॉडकॉम। और दूसरी कंपनी जो है सबसे हाईएस्ट पेड सीईओ है वो है पालो अल्टो नेटवर्क्स, और वो है निकेश अरोरा। निकेश अरोरा ने IIT BHU से पढ़ाई की, उसके बाद ये यूएस गए और वहां पे इन्होंने बहुत सारी कंपनियों में काम किया, यहाँ तक कि सॉफ्ट बैंक जापान में भी काम किया। उसके बाद ये पालो अल्टो में CEO बनाए गए। ये क्वेश्चन सबको पता होगा, लेकिन इसमें कुछ फैक्ट्स मैं बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के साथ साथ। IPL 2024 का विनर कौन है? वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं IPL के बारे में, आप सबको पता ही होगा। IPL 2024 के रनर अप रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद। मुंबई इंडियंस ने सबसे ज्यादा मैच जीते हैं, वो 5 मैच हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले मैच जीते थे 2012 में, फिर 14 में, अब 2024 में जीते हैं। इन्होंने 3 टाइटल सोफार जीते हैं। राजस्थान रॉयल्स ने पहले IPL जो हुई थी 2008 में, उनके विनर रहे थे, और IPL की स्थापना BCCI ने 2008 में की थी। इंडियन आर्मी ने हाल ही में किसके साथ कोलैबोरेशन किया है ताकि हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सके? ये सारे कंपनीज दिए गए हैं, ये सारी PSUs हैं या CPSCs हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं। आपको इनका नाम बताना है, आप चाहें तो 2 सेकंड पॉज कर सकते हैं वीडियो को। तो ये है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मैं आपको बताता हूं ग्रीन हाइड्रोजन क्या है और इंडियन आर्मी ने कैसे क्या प्राप्त किया है। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस इंडियन आर्मी को दी गई है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। इसकी कैपेसिटी 37 पैसेंजर्स की है। आपको एग्जैक्टली पैसेंजर्स सब नहीं जानने की जरूरत है। और इसका माइलेज 250 से 300 किलोमीटर है, 30 किलो के हाइड्रोजन फ्यूल में। हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या करता है कि ये सिर्फ वाटर वेपर छोड़ता है, धुआं नहीं छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता है। अगर आप इसको जलाएंगे, आप इसको कंबशन करेंगे, और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, बिजली बनाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा। ग्रीन हाइड्रोजन को हम ग्रीन इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी से ही हाइड्रोजन हम निकालते हैं, पानी से ही हाइड्रोजन निकालते हैं। लेकिन पहले अगर हम पेट्रोल, डीजल, जनरेटर या किसी फॉसिल फ्यूल से यूज करते तो ये ग्रीन हाइड्रोजन नहीं रहता। लेकिन हम इसमें ग्रीन हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए जनरली डैम से या फिर सोलर एनर्जी से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे हम हाइड्रोजन निकालते हैं पानी से, इसीलिए इसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। इससे एनवायरमेंट पे कोई असर नहीं होता है, इमिशंस बिल्कुल नहीं होते हैं। इस पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। 19,744 करोड़ रुपए का भारत सरकार ने लॉन्च किया था ताकि 5 MMT मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन बना सकें और सरप्लस कंट्री बन सकें, यहां तक कि हम विदेशों में भी भेज सकें। इतना ज्यादा हमें ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में विकास करना है। ग्रीन हाइड्रोजन एक भविष्य का फ्यूल है। जिग नाम की एक गोल्ड बैक करेंसी है, उस कौन से देश ने लॉन्च की है? ये सारे नाम दिए गए हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, जिम्बाब्वे और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो ये देश हमारा है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है गोल्ड बैक करेंसी और उसका नाम है जिग। आइए जानते हैं क्या है ये दुनिया की सबसे नई करेंसी है। जिम्बाब्वे डॉलर जो पहले थी अब वो बंद हो जाएगी क्योंकि जिम्बाब्वे डॉलर की वैल्यू बहुत घट गई थी, डिप्रिशिएट हो चुकी थी। ये हजारों, करीब 30 से 40 हजार डॉलर जा चुकी थी एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले। जैसे कि अपने यहाँ एक अमेरिकी डॉलर लगभग 83-84 रुपए हैं, इस प्रकार से 30-40 हजार जिम्बाब्वे डॉलर चली गई थी, जो कि इसकी वैल्यू बहुत घट गई थी। लोगों का विश्वास हट गया था इस करेंसी से। तो जिम्बाब्वे ने गोल्ड बैक करेंसी लॉन्च की। जिम्बाब्वे एक दक्षिणी अफ्रीका के आसपास का एक देश है और इसकी राजधानी है हरारे। थोड़ा सा बात कर लेते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिसको हम DR कांगो ही बोलते हैं, इसने एप्पल पे एक्यूज किया है कि आप ब्लड मिनरल्स लेके जा रहे हैं। ब्लड मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो ह्यूमन राइट्स कंडीशन को न देखते हुए बहुत परेशानी से लोगों को प्रताड़ित करके वहां से उनसे निकलवाए जाते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने कहा कि ये सारे मिनरल्स जो इसके देश में पाए जाते हैं, जैसे कि अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मिनरल रिच कंट्री है, तो ये पास के देश रवांडा में जाते हैं। रवांडा से ग्लोबल सप्लाई चेन में चले जाते हैं और इससे एप्पल को बहुत सारा फायदा होता है स्मार्टफोन बनाने में और चीजों में। तो इसने एप्पल पे एक्यूज किया है, उस पर आरोप लगाया है। ऐसा है कि जब मैं पिछले क्वेश्चन जब क्लास लेता हूं तो कुछ क्वेश्चंस देता हूं, मैं चाहता हूं कि आप इसको रिकॉल करें, आप इसकी याददाश्त अपनी बढ़ाएं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम में जियो स्पेशियल वर्ल्ड लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया था? तो ये थी अपनी इन स्पेस थी। इन स्पेस का पूरा फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर। ये अहमदाबाद में इसका मुख्यालय है
और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में आता है। ये एक ऑटोनोमस एजेंसी है, मतलब ये थोड़ी सी आजाद एजेंसी है, जिसमें ये कहती है कि ये प्राइवेट प्लेयर से इसरो की मुलाकात कराती है ताकि भारत में प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, स्पेस इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिल सके। और इसी के लिए इसको अवार्ड दिया गया था, जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम में लीडरशिप अवार्ड दिया गया था पब्लिक पॉलिसी के क्षेत्र में। मतलब इसकी जब इसकी स्थापना हुई थी तो एक बेहतरीन पब्लिक पॉलिसी के अंडर में आती है कंपनी इन स्पेस। इस एजेंसी को इसीलिए जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम ने अवार्ड। जैसा कि जानते हैं कि स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। इसका कारण यह है कि स्पेस सेक्टर एक बहुत जटिल सेक्टर है। अगर बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो बहुत सारे सोल्यूशन भी लेके आएंगे, हो सकता है बहुत सारी समस्याएं हल करें। आशा है ये आपको समझ में आया होगा। और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर आपकी जानकारी है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में इसको जरूर लिख दें। नहीं है तो मैं आपको कल इसको बहुत डिटेल बताऊंगा। कौन से देश ने ब्लड स्कैंडल हाल ही में रिलीज किया या रिलीज करने वाला है, ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। मैं आपका इसका उत्तर कल बताऊंगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको टाइमली वीडियोस मिलते रहेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको गारंटीड रूप से सबसे बेहतरीन करंट अफेयर्स ला के दूंगा। अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो मैं बेहतरीन हाई क्वालिटी करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आऊंगा प्रतिदिन। तो ये रहे आज के करंट अफेयर्स। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आप सब मेरे साथ जुड़े, और मैं आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ हो।